Student, myself Nafis Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में जो कॉन्सेप्ट है WCR अगर हमारे क्वेश्चन में दिखा तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे डिसोल्यूशन में। तो प्रीवियस क्लास में हमने सिर्फ बताया था कि अगर WCR बैलेंस शीट में दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इस पे क्लेम किया गया होगा तब इसको हम क्या करेंगे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। तो आज की क्लास में ये सब करेंगे और बहुत सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं वो पहले हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि डिसोल्यूशन में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस चीज की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम लोग WCR की बात करेंगे। तो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, in case there is no liability against WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये लिखा हुआ है कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड गिवन है, क्या रियलाइजेशन अकाउंट में इसको शो किया जाएगा, मतलब क्लोज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो अगर WCR अगर बैलेंस शीट में गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई क्लेम नहीं किया गया है, तो जो WCR का पूरा पैसा पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जर्नल एंट्री जो बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी कोई जगह नहीं होगी जब इस पे क्लेम नहीं हुआ होगा। अगर क्लेम किया होगा तब इसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। अगर क्लेम नहीं किया गया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं गिवन है, तो जो WCR का पैसा पड़ा हुआ है वो कहां डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो रेशियो है। दूसरा केस, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ WCR। इसका क्या मतलब? जैसे WCR में पड़ा हुआ है 50,000, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 रुपए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पड़ा हुआ है, यह है WCR का, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में कि इस पे जो क्लेम किया गया है, वो 30,000 से क्लेम किया गया है। कितना? 30,000। अगर यहां पे 30,000 से क्लेम किया गया है तो इसका पैसा तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 50,000 है और क्लेम किया उसने 30,000 रुपए। तो जो 20,000 रुपए है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? तो अगर डिसोल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि क्लेम 30,000 से हुआ, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे? तो याद रखना, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। जैसे मैंने बोला कि 50,000 रुपए रिजर्व में पड़ा हुआ है और क्लेम 30,000, तो जितना क्लेम किया गया है वो हम लोग यहां डालेंगे 30, और जो रिमेनिंग अमाउंट 20 बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और टोटल 50 दिखाएंगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सा अमाउंट मेंशन करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन जो होगा अमाउंट वो होगा 30,000। तो जब हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में? बाय WCR, ठीक है। तो याद रखना, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000 और क्लेम किया गया है 30,000 रुपए, तब इस केस में हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में WCR को दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे? जैसे 30,000 क्लेम किया तो 30,000 ही दिखाना है, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है वो अमाउंट नहीं दिखाना है। जो क्लेम किया गया है उस अमाउंट से रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे WCR को, और क्या लिखेंगे? बाय WCR, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय WCR 30, और फिर पेमेंट वाली टू बैंक लिखेंगे WCR जब इसका पेमेंट होगा, क्योंकि WCR क्या एक लायबिलिटी है। और जो 20,000 बचा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। तो इस केस में हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना पड़ेगा और इसका पेमेंट भी करना होगा, तो पेमेंट में टू बैंक लिखेंगे। नेक्स्ट केस है, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ WCR। अब इसका क्या मतलब है?
जैसे यहां पे बोला है कि जो क्लेम है, जो क्लेम किया गया है वो 50,000 से, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जितना अमाउंट पड़ा हुआ है वो पूरा का पूरा क्लेम किया है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्वल अमाउंट है WCR, जो लायबिलिटी है वो किसके इक्वल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है, तब इस केस में क्या हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कि रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000 रुपए और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है कि क्लेम उसने किया 50,000 रुपए। तो जब क्लेम होगा तभी हम लोग दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और कौन सा अमाउंट दिखाएंगे, जितने अमाउंट से क्लेम हुआ है उसी अमाउंट से हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्लोज करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट वाली एंट्री डेबिट साइड डालेंगे और क्लोज जब करेंगे तो क्रेडिट साइड डालेंगे। तो कितना, बाई WCR यहां पे 50,000, तो जब क्लोज करेंगे तो 50,000 से, और बाई WCR और पेमेंट टू बैंक। नेक्स्ट केस, इन केस द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ WCR। अब ये क्या कह रहा है, अब यहां पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो लायबिलिटी है वो मोर देन है, मतलब रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000 रुपए और क्लेम किया उसने 80,000 से। अगर 50,000 रुपए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा हुआ है और क्लेम किया गया 80,000 से, तो इस केस में क्या हम ट्रीटमेंट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और किस अमाउंट से हम लोग शो करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो याद रखना यहां पे फर्म क्या हो रही है, डिजॉल्व हो रही है, बंद हो रही है। तो उस एडिशनल, वो हम लोग एडमिशन में क्या करते थे, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता था वो पार्टनर से ले लिया जाता था, मतलब वहां पे पार्टनर्स बियर करता था। तो क्या लिखते थे, WCR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पे वो एंट्री नहीं पास करनी है, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है वही एंट्री पास होगी, क्योंकि रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000, उसने क्लेम किया 80,000 रुपए, तो हमको नहीं मतलब है, क्योंकि 80,000 से क्लेम किया या 1 लाख से, जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है उससे मतलब है। तो रिजर्व में पड़ा हुआ है 50,000, तो 50,000 यहां लिखेंगे और 50,000 यहां पे। तो जब हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इसको क्लोज करेंगे तो कितने अमाउंट से क्लोज करेंगे, 50,000 से क्लोज करेंगे, और पेमेंट जो भी क्वेश्चन में मेंशन होगा उस टाइप से हम लोग पेमेंट कर देंगे। जितना भी बोला होगा क्वेश्चन में कि 20,000 करना है या 40,000 करना है या 30,000 पेमेंट कर रहा है WCR का, तो वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अब जो क्वेश्चन में डिमांड होगा उसी टाइप से हम लोग पेमेंट करेंगे WCR। तो याद रखना, अगर मोर देन का केस आ जाए WCR में, तो जितना रिजर्व में पड़ा हुआ है उसी अमाउंट से हम लोगों को क्लोज करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। फिर उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे व्हेन द एसेट इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई फर्म का एसेट्स है और कोई पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, अगर फर्म का एसेट्स पार्टनर्स ले रहा है, तो हम लोग एडमिशन में एंट्री पास करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट। हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में एंट्री पास करते थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि फर्म के पास से एसेट्स जा रहा होता है तो एसेट्स को हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन के केस में टू एसेट्स हम लोगों को नहीं लिखना है, क्या लिखना है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो सेम एंट्री होगी, एसेट्स की जगह पे हम लोगों को क्या यूज करना है, रियलाइजेशन अकाउंट यूज करना है। तो अगर कोई पार्टनर्स फर्म का एसेट्स टेक ओवर कर रहा है, किस केस में, डिसोल्यूशन, तो उस केस में जो जनरल एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, व्हेन एनी पार्टनर्स एग्री टू टेक सम ओवर सम लायबिलिटी, अगर कोई पार्टनर्स है फर्म की लायबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, तो फर्म की जब लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे हम लोग वहां पे क्या करते थे, लायबिलिटी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। एडमिशन रिटायरमेंट में अगर कोई पार्टनर्स लायबिलिटी ले रहा है फर्म का, तो हम लोग लिखते थे लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां पे जो यूज करना है, लायबिलिटी की जगह पे रियलाइजेशन, एसेट की जगह पे रियलाइजेशन, तो यहां पे वही एंट्री पास होगी सेम, बस
नाम चेंज हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एसेट टेक ओवर की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और लायबिलिटी टेक ओवर होने की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर्स ले रहा है लायबिलिटी उसका नाम लिखेंगे, जो पार्टनर एसेट टेक ओवर कर रहा है उसका नाम लिखेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन किस केस में, जब एसेट टेक ओवर करता है, अगर लायबिलिटी टेक ओवर करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे पार्टनर्स डिसोल्यूशन के केस में, अगर कोई पार्टनर क्या करता है, फर्म का कोई क्रेडिटर्स था, ठीक है, जैसे फर्म को क्रेडिटर्स को देना था 50,000 रुपए, और वो क्रेडिटर्स बोल रहा है कि अगर फर्म का जो एसेट है 80,000 रुपए का है और क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना था, 50,000 रुपए, क्रेडिटर्स को 50,000 पेमेंट करना था। अब क्रेडिटर्स बोल रहा है कि जो फर्म का एसेट है वो उसमें से मुझे एसेट्स दे दो 50,000 का, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमको कैश में पेमेंट कर दो। तो बात यहां पे ये आ गई कि अगर कोई क्रेडिटर्स बोल रहा है फर्म का एसेट लेने के लिए, 80,000 रुपए का एसेट है और क्रेडिटर्स को देना था 50,000 रुपए, वो 80,000 रुपए का एसेट टेक ओवर कर रहा है, तो यहां पे क्या जर्नल एंट्री पास होगी, जब कोई क्रेडिटर्स या आउटसाइडर कहता है सेटलमेंट करने की एंट्री। तो जब वो सेटलमेंट करता है तो सेटलमेंट की एंट्री यहां नहीं पास होती है, यहां पे बस ये एंट्री पास होगी जो पेमेंट किया जाएगा, जो पैसा आएगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर क्रेडिटर्स को देना था 50,000 रुपए और क्रेडिटर्स बोल रहा है कि मुझे ये एसेट्स चाहिए और वो एसेट्स की वैल्यू 80,000 है, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आप हमको पेमेंट कर दो, या वो हमको मतलब अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है तो अगर क्रेडिटर्स देना चाहे तो क्रेडिटर्स 50,000 का क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था, 80,000 का एसेट ले रहा है, तो 30,000 अगर क्रेडिटर पेमेंट करना चाहे तो वो पैसा रियलाइज होगा क्रेडिटर से। अगर वो ऐसा करता है 50,000 का पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को और 30,000 रुपए क्रेडिटर्स एसेट्स ले रहा है और रिमेनिंग बोल रहा है कि हमको पेमेंट कर दो, जैसे एग्जांपल 50,000 रुपए क्रेडिटर्स को देना था और वो एसेट टेक ओवर कर रहा है 30,000 का एसेट ले रहा है, तो देना कितना था क्रेडिटर्स को 50,000 रुपए और एसेट क्रेडिटर्स बोल रहा है कि हमको 30,000 का एसेट दे दो, तो 30,000 का एसेट ले लिया, अभी भी उसको 20,000 रुपए पेमेंट करना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो 30,000 का एसेट ले रहा है 50 की जगह पे 30, तो जो 30 सेटलमेंट हुआ उसकी कोई एंट्री नहीं पास की जाएगी, जो 20,000 रुपए बचा हुआ है क्रेडिटर्स को देने के लिए उसकी जर्नल एंट्री पास की जाएगी और वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे। तो ये चीज याद रखना, इफ एन एसेट इज गिवन अवे टू क्रेडिटर्स, अगर कोई एसेट क्रेडिटर्स को दे रहे इन पार्ट आर फुल पेमेंट या पार्ट पेमेंट पे या फुल पेमेंट पे ऑफ इज ड्यू, द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिडक्टेड, जो अमाउंट एग्रीड हुआ होगा उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, लेस कर देंगे फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, और बैलेंस क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया कि 50,000 क्रेडिटर्स को देना था और क्रेडिटर 30,000 का एसेट लिया, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्या करना होगा, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसी की हम लोग यहां पे जर्नल एंट्री करेंगे, उसी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे जो 20,000 है, और क्या लिखेंगे, टू बैंक क्रेडिटर्स को रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और नीचे लिख देंगे क्रेडिटर्स पेड। तो जो सेटलमेंट हो रहा है उसकी यहां पे कोई एंट्री नहीं होगी। तो याद रखना है, अगर यहां पे सेटलमेंट हो रहा है तो सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब यहां लिखा हुआ है जैसे कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब पार्टनर्स पे करता है और किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे या फर्म पे करता है, तो उस केस में हम लोग डिसोल्यूशन के चैप्टर में हम लोग कैसे एंट्री पास करेंगे। तो पहला है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हो रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट हो रहा है, तब उसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सिर्फ क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पहला समझ में आ गया। दूसरा,
व्हेन एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन आर पेड बाय अ पार्टनर। अब यहां पे जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो पेड कर रहा है पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पे पार्टनर्स पे कर रहा है, तब इस केस में एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। जो पार्टनर्स पेमेंट कर रहा है उस पार्टनर्स का नाम लिखा जाएगा। तो याद रखना, अगर कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और पेड कर रहा है पार्टनर, किसके बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, अगर पार्टनर्स पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ये एंट्री पास करेंगे। Next, when the firm has agreed to pay fixed amount to the partners toward realization expenses and paid, the partner has to bear the expenses। अब यहां पे अगर कोई पार्टनर ने फिक्स कर लिया कि इतना हमको पे करना है 50,000 रुपए, जैसे पे 50,000 करना था और एक्चुअल में उसको पे करना है 20,000 रुपए, इस केस में क्या होगा, तब जैसे वहां पे लिखा हुआ है क्या कि उसने एग्री कर लिया कि जैसे फर्म का कोई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था तो उसने एग्री हो गया कि 50,000 जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो हम पेमेंट करेंगे, और एक्चुअल में पेमेंट हुआ 20,000, तो उसको हम लोग दिखाएंगे कितने से, तो उसको जो हम दिखाएंगे वो 50,000 से। यही लिखा हुआ है कि when the firm has agreed to pay a fixed amount to the partner, अगर फर्म से कोई एग्रीड हो गया पार्टनर से कि 50,000 रुपए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है और 50,000 आपको पेमेंट करना है, तब उस केस में टूवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज टू बियर द एक्सपेंसेस, जितना पार्टनर बियर कर रहा होगा उस अमाउंट से हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सेम एंट्री जो पहली एंट्री थी। फिर उसके बाद when realization expenses are to be borne by the partner and the expenses are paid by the firm, borne कर रहा है पार्टनर और पे कर रहा है फर्म। अब इस केस में तो यहां पे कौन कर रहा है, फर्म, और borne कौन कर रहा है, पार्टनर। तब इस केस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सिर्फ फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक लिखेंगे, या कुछ नहीं मेंशन है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, अगर फर्म पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ये दोनों केस में एक ही एंट्री बनेगी जब क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है कि कौन पे कर रहा है और सिर्फ लिखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। यह लिखा हुआ है कि फर्म पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, दोनों केस में एक ही एंट्री होगी। फिर नेक्स्ट, इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर आउट ऑफ हिज पॉकेट, अगर कोई एक्सपेंसेस है बोर्न कर रहा है और पे भी पार्टनर्स कर रहा है, कहां से, आउट ऑफ हिज पॉकेट से, तब इस केस में क्या रियलाइजेशन अकाउंट में इसकी एंट्री पास की जाएगी कि नहीं की जाएगी। अगर कोई पार्टनर बोर्न भी करेगा और पे भी करेगा अपने पॉकेट से तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी, तो नो एंट्री विल बी पास। फिर लोन बाय पार्टनर एंड फर्म, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को या पार्टनर्स ने दिया है फर्म को, तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी, तो लोन बाय फर्म टू पार्टनर इफ द फर्म हैज गिवन लोन टू द पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया है किसको, पार्टनर्स को, तो इस केस में क्या एंट्री पास होगी। अगर फर्म ने लोन पार्टनर्स को दिया है तो पार्टनर्स लास्ट में क्या होगा, जब फर्म डिसॉल्व हो रही होती है तो फर्म को मिलता है वो पैसा, क्योंकि फर्म का वो एसेट है, वो पार्टनर्स को लोन दिया। अब पार्टनर्स को जब लोन दिया तो फर्म का क्या है, वो एसेट्स है, तो जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस केस में जब वो पैसा मांगेगा पार्टनर से, तो पार्टनर से जो पैसा रिसीव होगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे जिस पार्टनर्स को फर्म ने लोन दिया था, तो टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। तो क्या एंट्री होगी, अगर फर्म ने लोन दिया है पार्टनर्स को तो जब फर्म डिसॉल्व हो रही होगी उस समय जो पैसा लोन का रिसीव होगा फर्म को, तो क्या एंट्री बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और जिस पार्टनर से रिसीव होगा उस पार्टनर्स का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। नेक्स्ट, लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म, अगर पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है, पार्टनर्स ने लोन फर्म को दिया है तो फर्म की तो लायबिलिटी होगी। जब फर्म यहां पे डिसॉल्व होगा तो फर्म क्या करेगा, पार्टनर्स को पे करेगा, तो जब पार्टनर्स को पे करेगा तो फर्म के पास से लोन का पैसा क्या होगा, जाएगा, तो किसके पास जाएगा, जिस पार्टनर से फर्म लोन लिया होगा
उसके पास जाएगा। तो लोन बाय पार्टनर, जिस पार्टनर्स का नाम होगा, तो लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहां पे टू कैश या बैंक क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म के पास से लोन का अमाउंट जा रहा है, इस वजह से टू कैश या बैंक अकाउंट लिखा। यहां पे पैसा लोन का आ रहा था फर्म में, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है? टू लोन टू पार्टनर, जिस पार्टनर्स का होगा उस पार्टनर्स का हम लोग नाम लिखेंगे। तो इतना मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है कि WCR और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई फर्म का एसेट या लायबिलिटी टेक ओवर करता है, या कोई पार्टनर अब या कोई क्रेडिटर्स है, अगर कोई क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है और क्रेडिटर्स बोल रहा है कि हमको एसेट्स दे दो उसके बदले में, और जो रिमेनिंग अमाउंट हो वो हमको पेमेंट कर दो, तो उस केस में भी हमने क्वेश्चन समझाया कि अगर 50,000 क्रेडिटर्स को देना है और क्रेडिटर्स बोल रहा है कि हमको 30,000 का ये एसेट्स दे दो और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमको कैश में पेमेंट कर दो, तो यहां पे जो 30,000 का वो एसेट्स ले रहा है क्रेडिटर्स, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होगी। जो 20,000 रुपए हम लोग पेमेंट करें, फर्म पेमेंट करेगा, उसकी एंट्री पास होगी रियलाइजेशन रिकॉर्ड में। तो ये याद रखना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा? WCR का कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फर्म का एसेट अगर कोई पार्टनर्स टेक ओवर करता है, लायबिलिटी टेक ओवर करता है, और सेटलमेंट की एंट्री, ये जो मैंने बताया सेटलमेंट की एंट्री में हम लोग क्या करेंगे, अगर फर्म का कोई एसेट आउटसाइडर ले रहा है तो उस केस में हमने बोला कि वो एंट्री नहीं पास होगी सेटलमेंट की, सिर्फ पेमेंट वाली एंट्री पास होगी। फिर मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात किया, फिर मैंने बात किया कि लोन अगर फर्म ने पार्टनर्स को दिया या पार्टनर्स ने लोन फर्म से लिया तो उस केस में, तो इन सब की जरूरत हम लोगों को डिसोल्यूशन क्वेश्चन में बहुत पड़ेगा, तो इस वजह से हमने पहले कॉन्सेप्ट समझाया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट समझेंगे और कुछ ट्रीटमेंट हम लोग समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। तो एक क्लास और हमारा लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट का, जो हम लोग क्या सीखेंगे उसमें रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको पहले समझाना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में जरूरत होगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास में बस हम लोग इतना ही। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।